वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और अपनी आज की डेट हो गई है 30 तारीख। ये जनवरी का महीना भी एंड होने वाला है बस कल ही। अब हम लोग जनवरी के करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। आपको पीडीएफ चाहिए तो ये है आपके सामने पेड ग्रुप, और टेलीग्राम चैनल भी है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो इजीली। आपको अगर कुछ भी ऑब्टेन करना हो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ तो पूरी की पूरी तैयारी आप हमारे चैनल से इजीली कर सकते हो। बाकी देखिए हम लोगों के आज के आर्टिकल सब लोग देखेंगे एक बार। सबसे पहला है यहाँ पर मधिका, एक लुप्त होने वाली स्थानीय भाषा। आजकल भाषाओं पे बहुत जो है वो कुछ ना कुछ डिबेट भी चल रही है और कुछ ना कुछ सवाल भी खूब आते हैं इसके ऊपर, तो ये भी देखिएगा। उसके बाद है बौद्ध के दृष्टिकोण से शांति की परिभाषा, उसको भी देखेंगे। फिर है पराक्रम दिवस नेताजी के सम्मान में, एफसीआरए और रामसर साइट्स। ये पांचों के पांचों आर्टिकल जो है आप लोगों को मैं बता लूं प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। तो अगर आप प्रीलिम्स पेपर 1, सीएपीएफ इन सब की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड पेपर पे ये काम आने वाली है। अब यहाँ पर एक लैंग्वेज है जो कि चाकलिया कम्युनिटी जो है वहां की एक लैंग्वेज है, ठीक है। चाकलिया कम्युनिटी, ठीक है। तो वो चीज है। अब यहाँ पर ये जो चाकलिया कम्युनिटी है उनकी, ये जो एक कोकोनम एरिया में रहते हैं वहां पे उनकी लैंग्वेज काफी ज्यादा खत्म होती जा रही है। ये है मतलब मेन जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज है मादिका के ऊपर। मादिका एक लैंग्वेज का नाम है, मादिका, ठीक है। द्राविडियन लैंग्वेज है, साउथ वेस्ट रीजन में बोला जाता है, ठीक है। साउथ वेस्ट का जो रीजन है वहां पूरी बोली जाती है। मतलब आप कह लो कि ना, पता है मादिका कैसी लैंग्वेज है? तुलु लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज, और मतलब बेसिकली सबका मिक्सचर है ये। इन सब लैंग्वेजेस को मिक्स करके ये बनाया गया है मादिका, ठीक है। तो ये वहां पर आपको काफी ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर इसमें दिखते हैं, लेकिन अब ये लैंग्वेज काफी ज्यादा पीछे होती जा रही है। आप देख सकते हो फ्यूजन है इसमें, तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिक्स्ड है ये सारी चीजें। आज की यंग जनरेशन जो है वो मलयालम जैसी लैंग्वेजेस की तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। नारायण और राजपुत्री जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों से यह भाषा सीखी थी, वही इसकी आखिरी जीवित कड़ी माने जाते आ रही हैं, ठीक है। चाकालिया कम्युनिटी है ये। चाकालिया कम्युनिटी एक कम्युनिटी है जो कि पूरे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में जानी जाती है। और उसके बाद केरला में है ये। वहाँ के रिटायर्ड एक टीचर है एनपी विजयन, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करी है। और अब यहाँ पर ये इस लैंग्वेज को बोलने वाले बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है। ये चाकलिया कम्युनिटी बोलती है, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ये कन्नड़ जैसी ज्यादा मिलती है, ये कन्नड़ से थोड़ी सी ये ज्यादा एक तरीके से मिलती जुलती है ये, ठीक है। ये कम्युनिटी जो थी चाकलिया कम्युनिटी, ये काफी ज्यादा नोमैडिक कम्युनिटी थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रहने वाली कम्युनिटी थी। पहले ये एसटी थे, बाद में इनको एससी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। ये कर्नाटका और केरल के बेसिकली ज्यादा रीजन में ये रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है इसके अंदर। अब आज आगे के समय में भी यही बोला जा रहा है कि माधी का फ्यूचर क्या होगा। अब विजयन जो है वो पर्सन, उन्होंने अपनी बुक कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ सदर्न इंडिया में ये चीज बताई है कि माधी का जो है वो ब्लेंड है डिफरेंट लैंग्वेजेस का। कन्नड़ की एक पुरानी फॉर्म हाइवड़ा कन्नड़ से मिली जुली है। हमसे एग्जाम में चाकालिया कम्युनिटी, मादिका लैंग्वेज, ये सब पूछा जा सकता है। इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो जो लास्ट इसकी जनरेशन है, नारायण और राजपुत्री जैसे लोग ही इसको लास्ट बोलेंगे। बाकी इसके बाद इसका कोई भी यहाँ पर और सक्सेसर्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज इसमें है। अब इंडिया ने, गवर्नमेंट ने भी लैंग्वेजेस को कंजर्व करने के लिए काफी स्टेप्स लिए हैं। इंडिया में भी जो है आपको पता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी जो है वो 22 है एज पर दी स्केड्यूल 8। वहीं हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो 6 हैं। कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, मलयालम, उड़िया। ये हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि ये क्लासिकल लैंग्वेजेस किसी से भी बोरो नहीं की गई हैं, ये ओरिजिनल लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो जो होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं। अब कभी भी कोई लैंग्वेज यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे उसकी
जो भी इसकी स्क्रिप्ट्स होती हैं, उसका कंट्रीब्यूशन होता है ओरल रिटन फॉर्म में, वो यहाँ पे करती है। गवर्नमेंट ने इवन एक इसके लिए स्कीम भी स्टार्ट करी है, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं SPPEL, स्कीम फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया। जिसमें क्या होगा, जो हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है मैसूर में, वो यहाँ पर मिल करके एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को रिवाइव करने के लिए स्टेप्स लेगा। ठीक है, तो ये आप रीड भी कर सकते हो। इंडिया की जो कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि काफी एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट होने की कैटेगरी में है, अहोम, अहोम असम में बोली जाती है, रांगसा, सेमई, ये सब हिमालय के रीजन में बोली जाने वाली, और माझी, मालही, ये सब भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। 196 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो एंडेंजर्ड हैं, जिसमें बोडो, दिमासा, कार्बी, मीजो, ये ऑलमोस्ट मेतई, ये सब लैंग्वेजेस जो है ना वो नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस है। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे में पता चला था कि जो है यहाँ पर ऐसी लैंग्वेजेस जिनको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया है, वो 780 ऐसी लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीछे हैं, दूर हैं, और उनके बारे में कोई जानता नहीं है, रिमोट है काफी ज्यादा। तो इस वजह से उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं। बाकी अगर मैं बताऊं कि आपको इंडिया में रिवाइव करने की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, एक रिवाइव करना मतलब किसी भी लैंग्वेज को जो है वापस से ठीक करने की, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को ठीक करने की जिम्मेदारी यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जो कि मैसूर में है, इनकी जिम्मेदारी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करते हैं, 1969 में बनाया गया था, जिसका काम है इंडिया की लैंग्वेजेस को कोऑर्डिनेट करना, लैंग्वेज का एनालिसिस करना। क्लियर हुआ भाई फर्स्ट आर्टिकल। बढ़ते हैं हमारे ऐसे सेकंड आर्टिकल की तरफ, बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ पीस, क्योंकि अभी दिल्ली में ही एक कॉन्फ्रेंस हुई है, एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस। ठीक है, 5 सालों बाद हुआ है, वहां हमारे वाइस प्रेसिडेंट इसके हेड बने थे। ABCP, एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, 1970 में उलन बटार, मंगोलिया, सुना होगा, उसकी कैपिटल है, वहां पे बनाया गया था, बुद्धिस्ट के लोगों ने मिलके बनाया था। और इस बार इसका जो समिट है, इसकी जो कॉन्फ्रेंस है, वो इंडिया में हुई है, दिल्ली में, जिसकी इस बार की थीम थी द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, ग्लोबल साउथ, इंडिया ने आपको पता है बुद्धिज्म के लिए काफी चीजें करी हैं, बुद्धिस्ट सर्किट्स बनाए हैं, राइट, ताकि बुद्धिस्ट कल्चर को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। तो इंडिया ने तो बुद्धिज्म को रिवाइव करने के लिए काफी सारे स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस फॉर पीस याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है गौतम बुद्ध जो है, उनकी टीचिंग्स, उनकी सारी चीजें हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी हैं, आज में एशिया के लोगों के लिए भी कितनी ज्यादा जरूरी है। बुद्धिस्ट जो है गौतम बुद्ध, उन्होंने यहाँ पर 4 नोबल ट्रूथ कहे थे। दुख, जो कि हमारे सबके साथ होगा ही होगा, हर हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हर दुख को यहाँ पर निवारण किया जा सकता है, और उसको निवारण करने के लिए 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग की जरूरत होती है। और वो अष्टांगिका मार्ग क्या है, आपका क्या है, एक सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। ठीक है, बुद्ध ने अपनी इन बातों पे जोर देते हुए ये सब बोला कि भाई आपको एक बहुत ही अच्छे आचरण को फॉलो करने की जरूरत है सोसाइटी में रहने के लिए। ठीक है भाई, तो ये सब बातें थी जो कि बुद्धिज्म ने अपनी अपनी रखी हैं। और इस बार उलन बटार मंगोलिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, याद रखिएगा। और बुद्धिस्ट की जितनी भी चीजें हैं आज के टाइम पे, वो सब हमारे को बहुत काम आती हैं अपने आगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एथिकल अनसर्टेनिटी जब होती है, नैतिक अनिश्चितता जो होती है, उस समय बुद्ध के दिए गए नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ ही हमें हमारे अंदर पीस लेकर के आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस बार की कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये कॉन्फ्रेंस ने जो है, इस बार की कॉन्फ्रेंस ने दलाई लामा को ही सुप्रीम लीडर बताया है बुद्धिस्ट वर्ल्ड का। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। और ये उस दिन हुई थी जिस दिन दलाई लामा का बर्थडे था, तो उस रिस्पेक्ट में ये पूरा एक किया गया है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धानकर, उसके अलावा हमारे अर्थ साइंस के मिनिस्टर किरण रिजिजू, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने पूरा स्टार्ट किया था। और मंगोलिया, रशिया, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया से काफी सारे लोग आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस में काफी सारी बातों को डिस्कस करते हुए, बुद्धिज्म कैसे बॉर्न हुआ, स्प्रेड कैसे हुआ पूरा कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड में, किस तरीके से ये सब चीजें हुई थी, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सब चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को यहाँ तक। ऐसे ही हम लोग थर्ड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, पराक्रम दिवस, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे वाले दिन मनाई जाती है। अभी हमारे
प्रधानमंत्री ने भी इनके ऊपर पूरा एक भारत पर्व भी लॉन्च किया था। तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी जिनको बोला जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, सभी के हीरो हैं वो यहाँ पर, बिल्कुल हैं। और एक बंगाली फैमिली में जन्म जिनका हुआ था, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए भी सिलेक्ट हुए थे लेकिन छोड़ दिया था। उन्होंने अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं। सब लोग जो है इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में सब जानते हैं, पर मैं एक बार रिवाइज भी करा रही हूँ। ठीक है, मेरे साथ रिवाइज करेंगे। 19 इनका जो मतलब एक तरीके से जन्म है वो 1897 में हुआ था बंगाल के अंदर। ठीक है, अभी इनके जो रेस्टिंग प्लेस बनाई गई है वो टोक्यो जापान में बनाई गई है। इन्होंने कांग्रेस में जुड़े थे ये जाकर के, और साथ ही साथ इन्होंने जो गांधी जी की स्टार्ट की गई थी मूवमेंट्स 1920 की, उसमें भी ये ज्वाइन हुए थे। उसके बाद इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया स्वराज, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, कलकत्ता के मेयर बने, बुक लिखी इंडियन स्ट्रगल, इंडियन इंडिपेंडेंस। पूरी बुक्स भी इनकी काफी ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करा, जिसे हम आजाद हिंद फौज भी कहते हैं, जापानीज एम्पायर के उसमें, और जिसके कप्तान बने थे कैप्टन मोहन सिंह 1942 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के लिए। ठीक है, आईएनए सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर दे दी गई थी, क्योंकि पहले बनाए गए थे कैप्टन मोहन सिंह इसके हेड, मतलब वही बने थे, उन्होंने स्थापना की थी, लेकिन जब प्रॉब्लम वहां पे होने लग गई थी तो फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी कमान दे दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को, जिसमें इन्होंने ही यहाँ पर एक रानी झांसी रेजिमेंट बनाया था, जो कि ऑल इंडिया रेजिमेंट हुआ करता था। ठीक है, तो इन्हीं के बर्थडे पे हम लोग पराक्रम दिवस को यहाँ पर मनाते हैं। ठीक है, ये हिटलर से भी मिले थे, एडोल्फ हिटलर से 1942 मई में, जिन्होंने इनको सबमरीन एक अरेंज करके दी थी। ठीक है, और इसी समय जो है बोस जो है वो फादर भी बने थे। इनकी वाइफ जो थी, उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था, एमिली स्कैंकल इनकी वाइफ का नाम था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, मतलब बोस की लेगेसी मिक्स्ड है पूरे इंडिया के अंदर। बायोग्राफी आप लोगों को इस तरीके से याद रखनी है, इनकी क्या क्या चीजें रही हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइडियोलॉजी आपको मैंने बताया है, भगवत गीता को बहुत ज्यादा मानते थे। विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स को ये काफी ज्यादा प्रेज करते थे। और साथ ही साथ ये जो है, बोस ने यहाँ पर डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा ऑप्शन बताया था इंडिया में, कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया। और साथ ही साथ इन्होंने जो है काफी सारी अपनी कोट्स भी दिए थे, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, उसके बाद इतिहाद, इतमाद, कुर्बानी, यूनिटी, एग्रीमेंट, सैक्रिफाइस, ये सब स्लोगन्स भी इन्हीं के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, कलकत्ता का एयरपोर्ट भी इन्हीं के नाम पे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफी सारी और मेट्रो स्टेशन और काफी सारी और चीजें भी हैं जो इनके नाम पे यहाँ पे रखी गई हैं। इवन जो है आउटसाइड इंडिया भी इनके नाम पे काफी सारे मेमोरियल्स रखे गए हैं। इनके ऊपर काफी सारी मूवीज भी बनी है, तो याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जितने फैक्ट्स बताए हैं वो फैक्ट्स एग्जाम में सीधा सीधा पूछे जा सकते हैं, जितने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमने लिखी है। ठीक है, फिर आता है हमारा FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, जो कि फॉरेन डोनेशंस के ऊपर है, जो कि एनजीओ को दी जाती है, जो कि पूरा देखती है हमारी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, जो कि क्या है, पूरा जितनी भी यहाँ पर डोनेशंस होती हैं, 1976 में आया था। डोनेशंस, अगर आप फॉरेन डोनेशंस कोई भी करते हो एनजीओ को, तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर कल को वो काम निकलवाने के लिए की जा रही है तो उसके लिए पूरा नजर रखने की जरूरत है ना, तो हमारे इंडिया की सिक्योरिटी पे खराबी ना है, इसके लिए ये FCRA बनाया गया है। FCRA एक्ट जो है वो 2010 में हटा के दोबारा 2020 में आया था, 5 सालों के लिए वैलिड था, जिसके लिए एनजीओ को भी यहाँ पर अपना रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना था, जितने भी एनजीओ यहाँ पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो FCRA से रजिस्टर्ड जो हमारे भारत में एनजीओ है वो करीब 17,000 है भारत के अंदर। ठीक है, 17,000 से ज्यादा यहाँ पर है, और कुछ ऐसे हैं एनजीओ जिनको कैंसिल भी कर दिया गया है। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर यही चीज याद रखिएगा, क्योंकि हमारी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि कई ज्यादा जो भी कई बार जितने भी ये मतलब जितने भी एनजीओ होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब एक इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो CPR वाला जो ये केस है ये इसी से जुड़ा हुआ है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी आते हैं उसको दूसरी जगह यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है,
सीपीआर क्या चीज है भाई? सीपीआर है सेंट्रल फॉर पुलिस रिसर्च, पॉलिसी रिसर्च, सॉरी, पॉलिसी रिसर्च। उन्होंने यहाँ पर भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन को दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया है और नॉन डेजिग्नेटेड अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। तो एमएचए ने उनके ऊपर काफी बड़ा जो है ये भी बोला था, और उनका एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था। ठीक है भाई, तो ये चीज थी जो कि अभी ज्यादा न्यूज में थी, तो इसलिए मैंने बताया आपको ये। क्लियर हुआ? तो ये भी एक मतलब एक ये इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। सीपीआर जो है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, भारत का थिंक टैंक है 1973 से, जो कि पॉलिसीज के ऊपर रिसर्च वर्क करता रहता है। ठीक है, तो ये पता चला था वहां पर इस तरीके की चीजों के बारे में, इसलिए जो है इसको बोला गया। और ऐसे ही एक ऑक्सफैम इंडिया, उनकी भी यहाँ पर फॉरेन फंडिंग को रोक दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर भी ये चीजें इल्जाम में लगी थी कि उन्होंने फंडिंग को कहीं पर और जो है वो यहाँ पर किया है। तो वो चीजें यहाँ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर ये एक्ट इंडिया में काम करता है। ठीक है, तो वही है कि अगर आपने ऐसा बनाया है रेगुलेशन करने के लिए, तो आपको पहले तो उन्हीं एनजीओज को यहाँ पर देखना होगा जो लेजिटिमेट हो सकते हैं। उनका अलग से क्राइटेरिया होना चाहिए रेगुलेशन का, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करके सारे कंप्लायंसेस करने की पूरी पूरी जरूरत है। ठीक है, ऐसे ही हमारा लास्ट का आर्टिकल है रामसर साइट्स। गवर्नमेंट यहाँ पर रामसर साइट को यहाँ पर प्रिजर्व करने के लिए कोशिश में है। भारत में रामसर साइट्स जो है वो टोटल नंबर आज के टाइम पे कितनी हो चुकी है रामसर साइट्स, वो भी आपको पता होना चाहिए। रामसर साइट्स जो कि रामसर कन्वेंशन ट्रीटी 1971 के तहत जो यहाँ पर थी, उसके तहत ही चलती हैं। एक ट्रीटी हुई थी 1971 में यूनेस्को की रामसर ईरान में, तब से ये नाम पड़ गया रामसर साइट्स। ठीक है, रामसर साइट्स तब से ये नाम पड़ गया है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपने इंडिया में रामसर साइट्स जो है वो पूरे वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा है, 2500 से ज्यादा है। 2 फरवरी को ये सबमिट हुआ था रामसर ईरान में, इसलिए 2 फरवरी को रामसर साइट्स का डे भी मनाया जाता है। ठीक है, और 2 फरवरी 1971 में हुआ था, लेकिन ये फोर्स में जो आया था वो 21 दिसंबर 1975 में आया था। ठीक है, जिसमें कंजर्वेशन की बात की जाती है। पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो 2500 से ज्यादा रामसर साइट्स हैं, बहुत सारे एरियाज को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर बात की गई है। क्लियर हुआ है यहाँ तक? ठीक है भाई, आप रीड कर सकते हो। यहाँ पर 172 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी इंडिया में कितनी रामसर साइट्स है? 75, जैसे कि चिलिका लेक, सुंदरबंस, सेंचुरी, ये सब कुछ है। इंडिया ने बजट में पिछली बार इसके लिए रामसर साइट्स के लिए अमृत धरोहर स्कीम को भी लॉन्च किया था, ताकि रामसर साइट्स में जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, वहां पर हाई वैल्यू नेचर टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ताकि लोग भी अगर आते हैं वहां पर तो उनके लिए वहां पर आना भी आसान हो। ठीक है, नेचर टूरिज्म बताया गया जहाँ पे कैंपिंग, हाइकिंग, हंटिंग, फिशिंग करना पॉसिबल होता है। तो क्योंकि वो वेटलैंड्स ना भारत के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया जिनको और ज्यादा प्रोटेक्शन करने की जरूरत है, उसे हम कहते हैं वेटलैंड्स रामसर साइट्स। ठीक है, इसके लिए इंडिया ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ट्रेनिंग दी जाएगी रामसर साइट्स को मैनेज करने के लिए। भितरकनिका, चिलिका, यहाँ पर भी किया जाएगा। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे उठा करके ये बेटर करने की कोशिश यहाँ पर सरकार ने की है। ठीक है ना, समझ गए बात को? आज का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कोया ट्राइब्स के ऊपर। ठीक है, ये कोया ट्राइब्स मैंने पहले आपको कवर अप करवाए हुए हैं, अगर आपको याद है तो आपसे इजीली हो जाएगा ये। कोया ट्राइब्स पापीकोंडा हिल्स, साबरी रिवर, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। कौन से रिवर? गोदावरी और साबरी रिवर्स के कन्फ्लुएंस पे आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कोया ट्राइब्स तेलंगाना के सबसे लार्जेस्ट आदिवासी ट्राइब्स हैं। ठीक है, और ये अपने आप को दोरला सत्तम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, और यहाँ ये रहते कहाँ पर है? गोदावरी और साबरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं, और तेलंगाना में काफी बड़े ट्राइब्स के रूप में जाने जाते हैं। ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में थे, क्योंकि सरकार इनको प्रोटेक्शन की बात यहाँ पे कर रही है। ठीक है, और कोया ट्राइब्स एक्चुअली में कर क्या रही हैं? ये जो इंडियन बाइजन है, एनिमल है ये, एक तरीके से बैल जैसा ही दिखते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी स्टेप्स ले रही है। इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कहाँ पे है? पापीकोंडा हिल्स में। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? कोआ लैंग्वेज। ये एक फेस्टिवल भी मनाते हैं, मेदाराम जतारा। अगर आपने मेरी करंट अफेयर्स में वीकली वीडियोस देखी हैं तो मैंने वहां पे मेदाराम जतारा के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ पे कोया में ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मेल की ना होके फीमेल की है, और ये फीमेल को ही ज्यादा मानते भी है, मतलब अपनी जो पूजा करते हैं वो देवी की ही पूजा करते हैं। क्लियर हुआ?
मदर अर्थ के नाम से ही ये कहते हैं। तो इनका एक मेन फेस्टिवल भी आपको याद में रखना है, ठीक है। और ये कौन से एरिया के पास रहते हैं? पापीकोंडा हिल्स। पापीकोंडा हिल्स के पास ही है पापीकोंडा नेशनल पार्क, तो ये पापीकोंडा नेशनल पार्क के पास भी रहते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन? ऐसे हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो कि यूडीएचआर है, पूरे वर्ल्ड मानता है ह्यूमन राइट्स को। 10 दिसंबर 1948 को आया था, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसलिए 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स कैसे हैं? जो कि आप कहीं पर भी रहते हो, पूरे वर्ल्ड में रहोगे तो ह्यूमन ही ना, तो वो यहाँ पर सभी लोगों के लिए सेम और इक्वल होना चाहिए, इसे कहते हैं यूडीएचआर। ठीक है। यूडीएचआर जो है यहाँ पर इनहेरिटेंट डिग्निटी है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल नहीं लिखा गया इसमें। ड्राफ्टिंग कमेटी जो उसने बनाया था उसके हेड थे एलेनोर रूजोवेल्ट, और उसमें 8 कंट्रीज और भी इंक्लूडेड थी। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये था यूडीएचआर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक ड्राफ्ट पूरा तैयार किया गया। ह्यूमन राइट्स जो आज का बेस है वो यहीं से तैयार हुआ था, ठीक है। 10 दिसंबर को कहाँ पे हुआ था? पेरिस, फ्रांस के अंदर, ठीक है। पेरिस फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा। एलेनोर रूजवेल्ट उसके हेड बने हुए थे, ठीक है। और ये जो है इनहेरेंट है प्रॉपरली, और यूनिवर्सल है, इनहेरेंट है, ये भी आपको याद रखना है। हर कंट्री ने इसके ऊपर अब तक साइन किया हुआ है, भारत भी इसको पूरी तरीके से मानता है, इसलिए सरकार ने भी यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स यहाँ पे बनाया हुआ है इन सबको सेटल डाउन करने के लिए। आज का आपका मेंस का क्वेश्चन भी यही है, कावेरी रिवर के ऊपर बताना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कावेरी रिवर की बेसिन पर कोया ट्राइब्स ने यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स में काफी प्रिजर्व करने की कोशिश की है, तो वही आपको कावेरी बेसिन के बारे में बताना है कि कावेरी रीजन के आसपास अगर नेचुरल वेजिटेशन का लॉस हो जाता है तो उसमें किस तरीके से प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो वो चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि कावेरी बेसिन का यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन का लॉस होना हमारे लिए कैसे नुकसानदायक हो सकता है, और कैसे इसको प्रिवेंट किया जाएगा। आप इसमें वेस्टर्न घाट्स का एग्जाम्पल भी दे सकते हो, इसमें कमिटीज का एग्जाम्पल दे सकते हो, कस्तूरी रंजन और ये सारी, ठीक है। तो आपका ये आंसर इस तरीके से प्रिपेयर करना है। क्लियर हुआ सभी लोगों को यहाँ तक? तो ये है आपके आज के आर्टिकल्स, इसको कंप्लीट कीजिए। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। अपनी ऐसे ही पढ़ाई बढ़िया तरीके से करते रहिए, ऐसे ही अपने नोट्स को भी लिखते रहिए, सारी चीजें अपनी कवर अप करते रहिए।